हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम इकाई 4 के लघु उत्तरी क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपने लास्ट वीडियो में अति लघु उत्तरी क्वेश्चन करे थे। और ये है आपका 12th क्लास के फिजिक्स, ठीक है, इकाई 4, जिसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धाराएं हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लघु उत्तरी क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर हमने अति लघु उत्तरी कर लिए थे। अब लघु उत्तरी के बारे में चलते हैं, ठीक है। ये आपके शिवलाल है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे ने साल भर में पढ़ाई नहीं करी है तो परीक्षा अध्ययन लेके आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसी के क्वेश्चंस कुछ हम कराने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ बच्चों को बनना चाहिए। चलिए, यहाँ पर पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम समझाइए। एक तो इस टाइप का पैटर्न आएगा, या फिर दूसरा आएगा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखो और साथ ही साथ इसके द्वितीय नियम के विद्युतवाहक बल हेतु सूत्र की स्थापना करो, सूत्र निकालो, है ना। या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखो तथा प्रेरित विद्युतवाहक बल के लिए व्यंजक स्थापित करो। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर भी आता है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए, तो आपको ये आंसर लिखना है, ठीक। अब हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, दूसरा फैराडे के नियम क्या है, और तीसरा प्रेरित विद्युतवाहक बल का व्यंजक क्या है ना। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी बड़ी आसानी के साथ में 12th की फिजिक्स सीख सकें। चलिए हम हमारे क्वेश्चन में वापस चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है ना। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। पहले हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी बंद कुंडली, है ना, जैसे आपके पार्ट 1 में गॉस का नियम था, वैसे यहाँ पर है भाई बंद कुंडली है, लेकिन वहाँ पर कोई बंद सतह था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, किसी बंद कुंडली या बंद परिपथ में से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स, गुजरने वाले फ्लक्स में जो परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है, यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है ना। है ना इजी, सिंपल सा। क्या है कि अगर इसको समझने की कोशिश करें कि भाई चुम्बकीय फ्लक्स, ठीक है, क्या फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो होता है उसकी वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ के देख सकते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो भाई आपके पास में कोई भी बंद कुंडली या बंद परिपथ है, उसमें से गुजरने वाला है फ्लक्स, ठीक है, उसमें से क्या गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से, ठीक, क्या फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। और ये जो आपकी घटना है, इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा रफली एक बार और समझें तो कि भाई बंद कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स के मान में परिवर्तन जो होगा फ्लक्स के मान में क्या प्रेरित करेगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित करेगा। और ये जो तुम्हारा कांड है, मतलब ये जो घटना है, ये घटना आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर है हमारे पास में फैराडे का नियम, तो भाई फैराडे जी के नियम बताओ। तो फैराडे जी के हमारे पास में 2 नियम हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पर भी हम इसको 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, क्या है, किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक। टुकड़े में पढ़ेंगे तो पहले जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक, जैसा हमने पहले पढ़ा था। अब अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। और ये जो प्रेरित धारा है बेटा जी, ठीक, ये जो प्रेरित धारा है बच्चों, ये तब तक रहती है, ये तब तक रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुल मिला के 4 वर्डों को याद रखना है, 4 शब्दों को, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उससे प्रेरित विद्युतवाहक बल बना, और जो प्रेरित विद्युतवाहक बल था उससे प्रेरित धारा बनी, और ये प्रेरित धारा तब तक चलेगी जब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्लियर,
एक बार और पढ़ के देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बंद परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस बल के कारण, ठीक है, और क्या है, इस बल के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इस बल के कारण प्रेरित धारा बहने लगती है, उत्पन्न हो जाती है। और ये घटना तब तक होती है जब तक कि चुंबकीय परिवर्तन होता है, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब तक ये घटना होते रहेगी। वही पहला तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या लिखा है, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान, ठीक है, क्या प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान जो भी है, किसका, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, क्या फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युतवाहक बल में भी परिवर्तन होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये भी हमको क्वेश्चन करना है। यहाँ लिखा है प्रेरित विद्युतवाहक बल का व्यंजक। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल का व्यंजक निकालने के लिए हमें कुछ तो मानना पड़ेगा, है ना भाई। हम 8, 9, 10, 11 से मानते आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यदि डेल टी समय में, ठीक, यदि डेल टी समय में बंद कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, ठीक, क्या डेल टी समय में बंद कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, डेल फाई हुआ। अब भाई डेल फाई हुआ तो समय के साथ ही होगा, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, डेल फाई बटे डेल टी। ठीक, क्या हो जाएगा, डेल फाई बटे डेल टी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि डेल और डी में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है, जैसे आपको अगर चुंबकीय फ्लक्स मालूम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में हमने लिखा था कि भाई डी फाई इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारा क्या आया था, ई इंटू डी एस, और एक जगह लिखा था कि डेल फाई बराबर से ई डेल एस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो डी आपका बहुत छोटी इकाई के लिए होता है और डेल आपका औसत के लिए होता है। ठीक, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं, आपको परमानेंट याद आ जाएगा। डेल का मतलब होगा आपको 10th क्लास में कितने परसेंटेज मिले। ठीक है, क्या कि 10th में आपको कितने परसेंटेज मिले, ये हो गया आपका डेल। कहने का मतलब ये एक प्रकार से एवरेज के बारे में बात करता है ना, मतलब ओवरऑल के बारे में बात करता है कि ओवरऑल कितना चेंजेस हुआ। लेकिन अब अगर हम डी के बारे में बात करें कि भाई डी किसके लिए बात करता है, तो डी आपका बात करता है पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात करता है। मतलब भाई आपको 10th क्लास में कितने परसेंटेज मिले वो तो डेल भाई साहब ने समझा दिया, लेकिन अगर हम डी की बात करें तो डी ये होगा कि आपके पास में जो मैथ थी 10th क्लास में, मैथ में कितने मार्क्स आए, या फिर साइंस में कितने मार्क्स आए, है ना, कि साइंस में आपको कितने मार्क्स आए, या फिर सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए। तो समझ में आ रहा है, डेल मतलब एक एवरेज के लिए होता है और डी मतलब आपका छोटी यूनिट के लिए होता है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये तो हमारा आ गया कि भाई फ्लक्स परिवर्तन के मान में कितना क्या चेंजेस हो रहा है, या दर नियम कितना आ रहा है, उसका हो गया। ठीक, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई फैराडे का नियम लगाए तो फैराडे का सेकेंड नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से क्या बोलता है कि जो उसमें क्या है मान में जो आता है। ठीक है, एक बार और पढ़ के देख लो कि प्रेरित विद्युतवाहक बल, ठीक है, अगर प्रेरित विद्युतवाहक बल है तो उसमें धारा बहेगी। ठीक है, मतलब कि ई अनुक्रमानुपाती है आपका डेल फाई बटे डेल टी। सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ा गया था ना अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पर भी वैसे ही अनुक्रमानुपाती है। और ई अनुक्रमानुपाती डेल फाई बटे डेल टी, मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर बराबर से डेल फाई बटे डी टी। यहाँ पर ई बराबर से
माइनस मतलब ई अनुक्रमानुपाती, एक बार देखें, ई अनुक्रमानुपाती माइनस डेल फाई बटे डेल टी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे। वो नियतांक क्या है हमारा, माइनस का के। ठीक है, अब अगर हम के के बारे में बात करें तो के क्या है, के एक आपका नियतांक है जिसका एसआई मात्रक मतलब सॉरी एसआई पद्धति में जो मात्रक है उसका या जो मान है वो 1 होता है। अब अगर के की जगह पर हम 1 रखेंगे तो कुछ होना तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर है हमारा ई बराबर से माइनस डेल फाई बटे डेल टी। अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि भाई माइनस क्या है, तो माइनस ज़्यादा लफड़े वाला नहीं है। माइनस का मतलब यह है कि माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रेरित विद्युत बल फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, या फिर हम सिंपल सा बात को बोल सकते हैं लेंज का नियम जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा। तो ई आप मतलब जो माइनस है, माइनस साइन किस बात को शो करता है कि प्रेरित विद्युत बल आपका फ्लक्स परिवर्तन के मान का विरोध करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फैराडे के नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे का नियम और प्रेरित विद्युत बल का व्यंजक, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है और ये साथ ही साथ आता भी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ना चाहिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे, है ना। बार बार हम कहेंगे कि जिस बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो बच्चे परीक्षा दिन से ही पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। इसलिए आप परीक्षा दिन के साथ में जा सकते हैं 12th क्लास एमपी बोर्ड। ओके, थैंक यू।